धन्यवाद। आज के इस पत्रकार वार्ता में शरीक हुए हमारे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ। आदरणीय हमारे नेताजी शरद पटनायक जी, यहाँ के पीसीसी के कन्वीनर सत्यप्रकाश नायक जी और सभी मेरे पत्रकार बंधु मित्रों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जय जगन्नाथ कहना चाहता हूं। और आज जब इस पत्रकार वार्ता में हम आपको संबोधित करना चाहते हैं तो उसी वक्त में, इसी दिन में पूरे देश भर के 20 राज्यों में 20 शहरों में कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता कर रही है। और इस पत्रकार वार्ता का शीर्षक हमने जो दिया है, उसका शीर्षक भी यही है कि अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात। पूरे देश के 20 राज्यों से 20 शहरों से कांग्रेस पार्टी एक ही आवाज में इस देश के युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, यह बताना चाहती है। और पूरे इन 20 राज्यों से एक ही मांग कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की भूमिका जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाह रही है। और यह मांग है कि तत्काल इस अग्निपथ जैसी राष्ट्र विरोधी और युवा विरोधी योजना को वापस लिया जाए। यह देश के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छल किया हुआ है। यही मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में सत्ता में आने के पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। और आज जब वो रोजगार युवा मांग रहा है तो उनको धमकाया जा रहा है। आज ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी, मुझे मेरा तो पूरा खून खौल उठा कि आज के अखबार में कहा जा रहा है कि जो अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं युवा हैं, उनकी जानकारी ईडी ले रही है। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब है, गांव खेड़े से आते हैं, जिनके पास मनी नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या जाने, ये शब्द भी उनको मालूम नहीं है। तो ये जांच एजेंसियों का धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। और ये प्रधानमंत्री जी इन युवाओं से क्यों बात नहीं करना चाहते? क्या सबका साथ सबका विकास में ये युवा नहीं आते? क्या वो गरीब युवा को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? निश्चित तौर पर हम जिस तरह के वो उग्र आंदोलन हुए हैं उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन जब युवा आक्रोशित है तो उसकी बात कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए उनकी बात, क्यों नहीं सुन रहे? और इसका कारण है कि जो मोदी सरकार का अहंकार है, इसके पीछे है। यही अहंकार है जिस अहंकार की वजह से किसान आंदोलनों में जब 700 किसानों की जानें गई, तभी भी मोदी जी उनसे बात करने नहीं गए। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर थे, बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी नहीं गए उनके पास। और इसीलिए हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है उनसे कि आप युवाओं की सुने। आज ये योजना राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य के लिए पूरी तरह से गलत है। और जहां तक हमारी मांग की बात है, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अपनी गलतियों को मानकर प्रधानमंत्री जी इस योजना को वापस ले, जल्द से जल्द ले। जहां तक
विगत 8 साल में आपने देखा होगा किस तरह से मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, अगर वो निर्णयों का अध्ययन हम करेंगे तो निश्चित तौर पर यही उपमा दी जा सकती है उनको, यही कहा जा सकता है कि ये तुगलकी सरकार, ये पहले करती है और बाद में सोचती है। और इसके अनंत उदाहरण में दे सकता हूं। नोटबंदी के वक्त भी यही हुआ, पहले किया गया, बाद में सोचा गया। जो जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, उस वक्त में भी हम लोग कह रहे थे कि गलत तरीके से आप लागू कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त में भी उन्होंने पहले किया, बाद में सोचा, बहुत सारे बदलाव उसमें भी आए। लैंड एक्विजिशन बिल के वक्त में भी यही आंदोलन करना पड़ा लोगों का, लोगों की आवाज कांग्रेस ने उठाई। उस वक्त में इनका बर्ताव भी वही था। आपने देखा होगा कि 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन जारी जब किया गया, तभी भी उन्होंने किया। और इन सभी निर्णयों का असर यह हुआ कि बहुत सारे लोगों की जानें इस देश में चली गई। हम अपेक्षा रखते हैं कि इस इतिहास को फिर से न दोहराए। और जहां तक बात है कि आज अग्निपथ योजनाओं में जब से ये लागू की गई, उसके बाद में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, आपने देखा होगा। और इसको कहा जा रहा है कि ये प्लांट एक्टिविटी है। अगर प्लांट एक्टिविटी तो इतने बदलाव क्यों आए? निश्चित तौर पर इसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये अहंकार से ग्रस्त सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इनकी जो उद्देश्य रखा है, जो विदित उद्देश्य इसका इन योजनाओं का रखा है, एक तो रोजगार निर्मिति का उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य यह है कि देश का जो सेना का बजट है, डिफेंस का बजट है, उसमें से आधी राशि ये पेंशन और सैलरी पे जाती है, तो उसको कम करने का उद्देश्य उन्होंने कहा है। तो हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश मजबूत होना आवश्यक है। और देश तभी मजबूत हो सकता है कि जब ये देश के आर्म फोर्सेस, जो सशस्त्र दल है, वो मजबूत हो। आप देश की मजबूती को कमजोर करना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि देश बचाया जाए, ये चाहते हैं कि पैसे बचाए जाए, यही प्राथमिकता इनकी रही। और इसी वजह से पूरे देश भर में इसके प्रति आपत्ति, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, युवा हो, रक्षा विशेषज्ञ हो, पूर्व सेनानी हो, सभी जगह से इसके ऊपर आपत्ति आ रही है। क्यों आ रही है? और हमारी अपेक्षा इस लोकतांत्रिक देश में यही है कि कोई भी योजना लाए, कितने बड़े सुधार आप लेके आना चाहते हो, तो वो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है चर्चा, विमर्श, डिस्कशन, कंसल्टेशन। क्या उन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनमें युवा हैं जिनके लिए आप योजना लेके आ रहे हो, क्या उनसे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस देश के रक्षा विशेषज्ञों से चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष से चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? यही तो माध्यम है लोकतांत्रिक देश का। कोई भी योजना लाने का, कितना भी बड़ा सुधार हो, तो क्यों चर्चा नहीं करते आप? क्योंकि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं है। और ये लगातार हम देख रहे हैं। हम सेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सेना के प्रति हमारा बहुत बड़ा आदर है, लेकिन हमको चिंता है राष्ट्रीय सुरक्षा की। और जिस तरह से ये अग्निपथ योजना बनाई गई, आप उसका अध्ययन करें। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा कि जितने दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रहे हैं कि कितने गलत है, कि गलत तरीके से ये योजना को लाया गया है और लोगों के सामने थोपा गया है। जहां तक अपेक्षा ये थी कि ये मौजूदा योजना जो अभी की परिस्थिति है उसमें बदलाव लाएगी, सुधार करेगी, बजाय इसके जो अभी की योजना इनके सामने, जनता के सामने ये लेके आ रहे हैं, इसमें और गलतियां होने वाली है। परिस्थिति बद से बदतर होने के निश्चित तौर पर आसार नजर आ रहे हैं। और ये नई समस्याएं जो पैदा होगी, इसके बारे में कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, यही सत्य है। अब हम लोग प्रशिक्षण की बात करें, अग्निवीरों के प्रशिक्षण के बारे में। 6 महीने का प्रशिक्षण, और बहुत सारे पूर्व सेनानियों ने इसके बारे में कहा है, आपत्ति जताई है कि जो आर्मी के प्रशिक्षण की अवधि होती है वो कम से कम 3 साल की होती है, लेकिन आप 6 महीने के प्रशिक्षण में 4 साल की नौकरियां दे रहे हो आप। और निश्चित तौर पर इससे बुरा असर
आर्मी की गुणवत्ता पर पड़ेगा, आर्मी के प्रभाव उसका कम होगा। और जिस सशस्त्र बलों की गुणवत्ता अगर कम होती है जिस योजना से, तो इसको क्यों थोपा जा रहा है? और निश्चित तौर पर ये दो अलग मापदंड तैयार होने वाले हैं आर्मी में, सशस्त्र दलों में। अग्निवीरों की एक अलग कैटेगरी है, जवानों की, अधिकारियों की एक अलग कैटेगरी है, उनके वेतन श्रेणी अलग है। एक अग्निवीर जिसका कोई भी प्रमोशन नहीं होने वाला, और इन अग्निवीरों को प्रशिक्षित होने के बाद उसी दलों के साथ में काम करके मिलकर काम करना है, तो क्या गुणवत्ता और अनुशासन पर असर नहीं पड़ेगा? इसका निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, लेकिन इसका जवाब इनके पास नहीं है। और अगर माना भी जाए कि ये 6 महीने का प्रशिक्षण बहुत अच्छा देने वाले, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, तो जब तक ये प्रशिक्षित व्यक्ति का इस्तेमाल होगा तब तक तो उसका रिटायरमेंट एज हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से ये योजना देश के हित में नहीं है, यही इससे साबित होता है। और जहां तक बात है आज देश की हालत क्या है, आप देखिए कि पूरे देश को एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के साथ में बदलने की कोशिश बाकायदा की जा रही है। देश में निवेश नहीं आ रहा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नए रोजगार जो 2 करोड़ के वादे किए थे, तो वो तो पूरी तरह से जुमले निकल चुके। देश का युवा रोजगार मांग रहा है तो उनको लाठियां दी जा रही है, यही दिखाई दे रहा है आज। लेकिन ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी ये बड़ा विषय हो चुका है, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत देश में है, ऐसे वक्त में जो सरकारी नौकरियां हैं, लगभग 62 लाख नौकरियां रिक्त हैं, भर्ती नहीं हुई है, और जिसमें 26 लाख नौकरियां जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। और आज ही के अखबार में जो खबर आई है कि 2017 में ठेकाकर्मी लगभग 11 लाख थे, 11,11,000। 2021 तक ये 24,31,000 तक दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो सभी अरेंजमेंट्स इनके माध्यम से जो हो रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो रही है, ठेके पर लोग लिए जा रहे हैं। जो पक्की नौकरियां है वो खत्म करने का काम किया जा रहा है, और वही इस देश के युवाओं की बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर आज मैं इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही महीने पहले जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। 7 महीने हो चुके हैं, सीडीएस का पद ये भर नहीं पाए, लेकिन बिपिन रावत जी की जो इच्छा थी वो भी पूरी कर नहीं पा रहे। बिपिन रावत जी ने कहा था कि जो जवान है इस देश का, वो 17 साल 16-17 साल आर्मी में रहता है, उसकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 58 साल तक करनी चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, बाकायदा इसके बारे में उन्होंने सर्कुलर भी निकाला था। तो क्या यह योजना बिपिन रावत जी की इच्छा का अपमान नहीं है? क्या यही श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको देना चाह रही है? और जहां तक इनके दावों की बात है, मैं कुछ दावों के बारे में निश्चित तौर पर आपके सामने उसका स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा कि लोगों को गुमराह करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं और किस गलत जानकारी का प्रयोग किया जा रहा है, इसका सच भी उजागर होने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि इस योजना में युवाओं को बड़े पैमाने में रोजगार मिलेगा। आपको मैं ध्यान इसका आकर्षित करना चाहूंगा इसके बारे में कि आर्मी में लगभग विगत अनेक वर्षों में प्रतिवर्ष 50 से 60-80 हजार तक भर्तियां होती आ रही हैं। विगत 2 वर्षों में, गए 2 वर्षों में नहीं हुई, लेकिन उसके पहले औसतन 50,000 भर्तियां होती थी। यही वस्तुस्थिति है, यही सत्य है। और अब जो
अग्निपथ योजना आने के बाद ये भर्ती की प्रक्रिया जो सालों से चलती आ रही है पूरी तरह से खत्म की जा रही है। अब क्या योजना ला रहे हैं? प्रतिवर्ष 46,000 हम लोग अग्निवीरों को नौकरियां देंगे 4 साल की, और 3 ही दलों में देंगे, तीनों दलों में, नौसेना हो, वायुदल हो, आर्मी हो, तीनों दलों में। अब उसमें भी उन्होंने कहा कि सिर्फ पक्की नौकरियां हैं वो 25% रहेंगी। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 46,000 में 25% लगभग 12,500 होती हैं। 12,000 तक नौकरियां, 12,000 जवानों को नौकरियां पक्की मिलेंगी, वो भी 2026 के बाद मिलना शुरू होने वाली है। तो क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? और अगर इस योजना को 15 साल आप चलाओगे तो आज आर्मी के 14 लाख जवान पक्की नौकरियों में हैं। 15 साल के बाद ये जो पक्की नौकरियां ये 6 लाख तक कम होने वाली। तो ये सच तो यही है कि आज आप नौकरियां, जो पक्की नौकरियां, वो खत्म करना चाह रहे हो, और यही बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ हो रहा है, युवाओं की अपेक्षाओं के साथ हो रहा है, उनकी आशाओं के साथ हो रहा है। और 2 साल से बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे थे कि आर्मी में जाएं, और ये युवा ही नहीं जाता, उसकी मंशा नहीं रहती, उसका ही उद्देश्य नहीं रहता, उसके पूरे परिवार का उद्देश्य रहता है कि आर्मी में जाना। ये कोई उस परिवार को आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हो, उनकी भावनाओं को। और सिर्फ रोजगार यही माध्यम नहीं रहता, उसकी इच्छा सिर्फ रोजगार प्राप्त करने की नहीं होती, देश की सेवा के लिए जाना होता है उसको। तो पूरी भावनाओं को आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हो। इससे अफसोसजनक बात कुछ हो नहीं सकती। और उनके बारे में अभी आपने कहा कि 2 साल बढ़ा दिया, लेकिन निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा विश्वासघात उन युवाओं के साथ भी हुआ है कि जो अपेक्षा कर रहे थे कि मुझे पक्की नौकरियां वहां मिलेंगी, मेरा पूरा करियर होगा आर्मी का। तो ये आर्मी का पूरा करियर ये अब सपना रह जाएगा उनके लिए। दूसरा जो दावा इन्होंने किया है कि हमारी सेना पहले से ज्यादा युवा और तकनीकी रूप से सक्षम और मजबूत होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी एक पत्रकार वार्ता अभी देखी थी कुछ दिनों पहले, जब तीनों सेना के प्रतिनिधि वहां आए थे, और उन्होंने कहा था कि आज का युवा ये तकनीकी तौर पर टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। अब अच्छा, उसमें उन्होंने और भी एक कारण दिया, कहा कि नहीं 70% युवा जो है ये ग्रामीण इलाके से आते हैं। तो ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। अब बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आर्मी हो, वायुदल हो या नौदल हो, ये तकनीकी रूप से बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जहां टैंक टू टैंक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां मोबाइल का इस्तेमाल क्या मायने रखता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मोदी सरकार से कि आप जो 70% युवाओं को टारगेट करना चाह रहे हो इस अग्निवीरों के बारे में, जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, वहां कंप्यूटर का इस्तेमाल 4% भी नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट में आया हुआ है, बहुत सारे जो संस्थाएं उन्होंने रिपोर्ट दिया है, 4% से भी ज्यादा इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में नहीं है। स्मार्टफोन कितने लोगों के हाथ में है? और फिर कहा जाता है कि नहीं, युवा 17 साल और 21 साल तक ही हम लोग उसका एज लिमिट रखेंगे, चुस्त रहता है। तो आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 30 साल से ज्यादा के लोग जो आर्मी में हैं, क्या वो चुस्त नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है? जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया वो 30 साल से ज्यादा ही थे। तो ये अजीब तरीके के तर्क मोदी सरकार देते आ रही है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। और जहां तक ये तीसरा दावा दिया है उन्होंने कि इस योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को बहुत फायदे होंगे, वेतन मिलेगा, बचत होगी, रोजगार प्रशिक्षण मिलेगा, स्थायी नौकरियों के मौके मिलेंगे। देखिए, कोई भी नौकरी में कुछ ना कुछ तो फायदे होते हैं, इसलिए वो युवा जाता है। प्रश्न ये है कि 4 साल के बाद क्या होगा? यही प्रश्न आज देश का युवा पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर चौकीदारी करना, यह विकल्प आप दे रहे हो उनको। इससे अफसोसजनक बात कोई हो नहीं सकती।
और जब ये कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगा कि ये जो कितना बड़ा जुमला, ये 4 साल के बाद अग्निवीरों को बहुत नौकरियां मिलेंगी, इससे पूरी तरह से साबित हो जाएगा कितना बड़ा जुमला है। जिन्होंने 15 से 20 साल आर्मी में जॉब किए हैं, जिन्होंने नौकरियां की हैं, ऐसे पूर्व सैनिक हैं, हमारे पास आंकड़ा है कि लगभग उनमें से 5,69,404 पूर्व सैनिकों ने सरकारी हो या निजी क्षेत्र में जॉब की मांग रखी, उसके लिए पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। और उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है? तो हमारे पास आंकड़ा है 14,155, यानी 2.5% भी वो आंकड़ा नहीं पार होता। तो 2.5% लोगों को जो पक्की नौकरियों में है, जिन्होंने 15-17 साल काम किया है, उनको भी आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो। तो 4 साल 10वीं पास अग्निवीर, उनको नौकरी की गारंटी कैसे दे पाओगे? और निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न जो है ये युवा यहां पूछ रहा है। दूसरा एक जो दावा बहुत ही मतलब बेतुके ऐसे लॉजिक दिए जा रहे, तर्क दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि बहुत सारे देशों में अल्पकालीन नौकरियां आर्मी में दी जाती है। अब किसका उदाहरण देते हो आप? इजराइल का। ये छोटे छोटे देशों की आबादी कितनी है और भारत की आबादी कितनी है? इजराइल में आर्मी में जाना यह कंपलसरी इसलिए है क्योंकि उधर आबादी उतनी है और वहां भी परमानेंट नौकरियों का जो विकल्प है वो खत्म नहीं किया गया। तो इस तरह के बेतुके तर्क आप दे रहे हो। और जहां तक बात है कि 4 साल की नौकरियों के बाद युवाओं के हाथ में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इससे अच्छा उसका जो सपना है वो कितना बड़ा टूटने वाला है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर ये सभी मुद्दे, कुछ दावा ऐसा किया जा रहा है, देखिए इसको थल सेना, वायुसेना, नौदल सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हम आर्मी के तीनों दलों का सम्मान करते हैं, तो उसके खिलाफ या उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस देश के जो पूर्व सेनानी हैं उनकी भी राय महत्वपूर्ण है। जिनको परमवीर चक्र मिला है, ऐसे योगेंद्र सिंह यादव हो, बाना सिंह हो, इनकी भी राय महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि आर्मी की जो क्षमता है उसको कमजोर किया जाएगा। क्या इनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है, उसको नजरअंदाज करना चाहिए? और ये सभी मुद्दे इतने महत्वपूर्ण है कि जहां तक बात है कि पेंशन और वेतन के बोझ का, हम इसको बोझ नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती होगी। इस देश का सैनिक अपनी जान निछावर कर देने के लिए तैयार होता है। तो उसके लिए यह नौकरी कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो अगर आप वेतन को या पेंशन को बोझ समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसका विरोध करती है। और अगर करना है तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ाएं। अफसोस की बात है कि गए विगत 6 सालों में डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था, बजट था, डिफेंस बजट, ये मोदी सरकार ने कम किया है। और हमारे पास कुछ आंकड़े हैं इसके बारे में, निश्चित तौर पर गंभीर बात जो है वो दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार का जो खर्च था डिफेंस के ऊपर पूरे बजटरी एलोकेशन में, वो 2017-18 में लगभग 17.8% था। आज 2020-21 में, जब तक ये 2 साल पहले तक के जो आंकड़े हमारे पास है, उसको 13.2% तक कम किया गया। 4% घटौती की है, इसमें कटौती की है, घटाया है। तो क्यों नहीं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप? आज जब चीन आपके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो धोखा है, ये जो संकट है पाकिस्तान का, वो हटा नहीं है, ऐसे वक्त में हमारी सेना को मजबूत करना चाहिए। बजाय इसके आप उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर बात है। और सबसे एक आखिरी दावा जो किया जा रहा है कि 25% लोग ये
सेना में पूरी नौकरियां पाएंगे। उसमें भी उन्होंने कहा है 25% तक, जो दिवाली बम्पर ड्रॉ होता है ना, उसी तरह से इनकी मानसिकता वो है 25% तक। 1000 रुपए की अगर कोई वस्तु आप दुकान में लेने जाओगे तो उसके ऊपर लिखा होता है 999, ताकि लोगों की साइकोलॉजी के साथ में खेला जा सके। नहीं 1000 रुपए नहीं दे रहे हम, 999 दे रहे हैं। तो 25% तक। तो ये मानसिकता को निश्चित तौर पर हम लोगों को पहचानना होगा, और इसी वजह से हम पूरे देश भर में इसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आवाज उठा रही है। जहां तक बात है यहां 20 जून में जंतर मंतर हो या विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। हमारे सांसदों ने, आपने देखा होगा दिल्ली में राष्ट्रपति जो प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का था, सांसदों ने जो सत्याग्रही मोर्चा निकाला था, उसके बाद में जो मार्च किया था, राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया था उसके बारे में। और कल पूरे देश भर में, कल 27 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पूरे देश भर के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने जा रही है इसके खिलाफ। और ये निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि युवाओं को आप न्याय दें, उनके साथ विश्वासघात न करें, उनकी आवाज न दबाएं, ईडी वगैरह की धमकियां मत दे। ये लोकतांत्रिक देश में होता नहीं है। हमने सुना था कि रशिया और चीन में होता है, भारत में कभी हुआ नहीं आज तक। तो ये जिस माध्यम से लोगों की, युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और ये योजना राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के हित में नहीं है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, और इसी वजह से तत्काल मोदी सरकार अपनी गलती मानकर इसको वापस ले, ऐसी मांग पूरे देश के 20 राज्यों से, 20 शहरों से कांग्रेस पार्टी एक ही आवाज में रख रही है। धन्यवाद। देखिए, कारगिल के जो सुझाव थे उसमें कभी नहीं कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरियां हो। आप समझे, इसमें बदल है 7 to 8 years, और उसके बाद में ये जो अन्य दलों में जाएं, तो ये योजना और ये योजना का तुलना ही नहीं हो सकती। तो ये जिस तरह से वो इसका यही मतलब जिस तरह के एक तर्क दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, और यही जो तथ्य हमारे आपके सामने रखना चाह रहे हैं। इसके बारे में केंद्र सरकार और सेना ने बोला डेढ़ साल तक वो कसरत किया, का नाम भी लिया, वो स्कीम अक्षर है क्या वो स्कीम के बारे में केंद्र सरकार और सेना ने बोला वो 1.5 साल तक उनके बारे में, स्कीम के बारे में कसरत करके वो हुआ के लिए लाया। अगर ऐसा है तो आप भी समझिए कि ये गए 8 दिनों में कितने बदलाव ला चुकी है ये आप, और बहुत सारी चीजें तो अभी तक उन्होंने बताई भी नहीं है। मुझे आप बताइए, मतलब मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि 4 में से 3 लोगों को तो आप तो पूर्व सेनानी कर दोगे, रिटायर्ड घोषित कर दोगे, 21 साल में वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन वो जो एक रखा जाएगा वो किस आधार पर रखा जाएगा, आपको जानकारी है? कैसे रखा जाएगा उसको, क्या नियम होंगे, किसके तहत वो 4 में से 1 को चुनेंगे? और अगर ये पहले से आती तो पहले ही से सोचा गया होता तो इतने बदलाव इतने कम समय में नहीं होते। बाकी प्रचार और अच्छी, थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।